Dear students, very warm welcome to all of you to my today's lecture. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं ये वीडियोस मैं उन बच्चों के लिए डाल रहा हूँ जो नीट और जेईई में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं और वीडियोस के इस सीरीज़ का मैंने नाम रखा हुआ है हाई यील्ड पॉइंट सीरीज़। ये पॉइंट्स आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और आज का वीडियो है वीडियो नंबर 28 और टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? The law of conservation of momentum states that the total momentum of an isolated system remains constant unless an external force is applied on it. In fact, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती, सिस्टम में जो बॉडीज़ हैं वो आपस में एक्ट और रिएक्ट कर सकती हैं, उनके इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज कर सकते हैं, बट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. Now, remember, this law is a consequence of Newton's third law of motion and it holds good, as I told you, for a closed or isolated system, that is, a system without any external forces. Then, this law is independent of the frame of reference, although linear momentum depends upon the frame of reference. Then, it is independent of the type of interaction between the particles or the bodies in the given system. उस पर डिपेंड नहीं करता कि कैसी बॉडीज हैं. Then we come to examples of the law of conservation of momentum. The first example is firing of a gun. जब हमने किसी गन से फायर नहीं किया तो गन और बुलेट बोथ आर एट रेस्ट, देयरफॉर उन दोनों का जो मोमेंटम है वो ज़ीरो ज़ीरो है और टोटल मोमेंटम भी ज़ीरो है. अब मान लो हम उस गन से बुलेट को फायर करते हैं विद वेलोसिटी VB एंड द गन रिकॉइल्स, दैट मीन्स इट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी VB. If mb is the mass of the bullet and mg is the mass of the gun, then the total momentum after firing is mg into vb plus mb into vb. So mg into vg, that means mass of the gun into velocity of the gun plus mass of the bullet into velocity of the bullet. इन दोनों को ऐड कर दिया. This is the total momentum of the gun and the bullet after firing. अब यहाँ पे गन और बुलेट मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और हमने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करी एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनका जो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग है दैट मस्ट बी इक्वल टू देयर टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग एंड द टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज जीरो. दैट मीन्स द सम ऑफ दीज टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो and from here we get velocity of the gun equal to minus mass of the bullet into velocity of the bullet over mass of the gun. ये जो नेगेटिव साइन आया ये हमें बताता कि द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड दैट ऑफ द गन आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. इसका मतलब गन जो है वो रिक्वाइल करती है, पीछे की तरफ मूव करती है एंड देयरफॉर दिस वेलोसिटी ऑफ द गन इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिक्वाइल ऑफ द गन. नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट Vg, that means the velocity of the gun, is inversely proportional to its mass. That means lighter the gun, more is the velocity of recoil, and heavier the gun, lesser is the velocity of recoil. Now you know that kinetic energy and momentum are related to each other by the relation k equal to p square by 2m. यहाँ पे k kinetic energy है, p momentum है और m उस बॉडी का मास है. तो यहाँ से p आ गया equal to under root 2mk. Therefore, magnitude of the momentum of the gun equal to magnitude of the momentum of the bullet, क्योंकि दोनों का जो मोमेंटम है मैंने अभी आपको ऊपर बताया ये टोटल सेम रहेगा अगर दोनों के मोमेंटा की मैग्नीट्यूड बराबर होगी और डायरेक्शन एक दूसरे के उल्ट होगी. अब जो ऊपर मैंने आपको फार्मूला बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk वो मैंने यूज़ किया तो यहाँ पे pg आ गया अंडर रूट ऑफ 2mg into kg. mg is the mass of the gun, kg is the kinetic energy of the gun. This must be equal to 2mb. mb is the mass of the bullet and kb is the kinetic energy of the
बुलेट एंड फ्रॉम दिस स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स और फिर कैंसिल 2 हो जाएगा और वी विल गेट के जी ओवर के बी. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट ओवर मास ऑफ द गन. अब देखिए जो मास ऑफ द गन है दैट इज मोर देन मच मोर देन द मास ऑफ द बुलेट एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन इज लेस देन दैट ऑफ द बुलेट. इसका मतलब मोमेंटम चाहे दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम होगी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. फ़र्क यह है कि बुलेट का मोमेंटम जो है इट विल बी इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन और गन का होगा इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन. लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट की है दैट विल बी मच मोर देन दैट ऑफ द गन. सो दूसरी एग्जांपल है डिसइंटेग्रेशन ऑफ ए स्टेशनरी न्यूक्लियस. मान लो आपके पास कोई न्यूक्लियस है एट रेस्ट और न्यूक्लियस का मास है कैपिटल एम. अगर रेस्ट पे है, लैब में पड़ा हुआ कहीं भी पड़ा हुआ है, सो उसकी वेलोसिटी है 0 क्योंकि रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम हो गया m इंटू 0 इक्वल टू 0. अब मान लो सडनली इट डिसइंटेग्रेट्स इनटू 2 न्यूक्लियाई whose masses are m1 and m2 and whose velocities are v1 and v2. Then their total momentum after disintegration is m1 v1 plus m2 v2. According to the law of conservation of energy, their total momentum after disintegration must be equal to their total momentum before disintegration. That means m1 v1 plus m2 v2 should be equal to 0. तो यहाँ से v2 आ गया minus m1 v1 over m2. ये नेगेटिव साइन का मतलब द टू फ्रेगमेंट्स और द टू लाइटर न्यूक्लियाई विल फ्लाई ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. और अगर ये जो दो फ्रेगमेंट बने, दो लाइटर न्यूक्लियाई बने, उनके मास भी बराबर हों, देन v2 विल बी इक्वल टू माइनस v1. दैट मीन्स द टू लाइटर न्यूक्लियाई विल फ्लाई ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल वेलोसिटीज. अब इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मान लो हमारे पास ये यूरेनियम 23892, ये 238 इसका मास नंबर है और 92 इसका एटॉमिक नंबर है. सपोज करो इट डिसइंटेग्रेट्स इनटू थोरियम एंड अल्फा पार्टिकल और हीलियम न्यूक्लियस. सो बिफोर डिसइंटेग्रेशन द मोमेंटम वाज 0 and after disintegration if Vth is the velocity of the thorium nucleus and V alpha is that of the helium nucleus or the alpha particle and mth and m alpha are their masses, then their total momentum after disintegration will be m thorium into velocity thorium plus m alpha into v alpha equal to 0. तो यहाँ से velocity of thorium आ गई minus m alpha into v alpha over m thorium. अब आपको पता कि mass of, ये मैंने उसका मास नंबर ले लिया इन एटॉमिक मास यूनिट. अल्फा पार्टिकल का 4 है और थोरियम का है 234. दिस इनटू वी अल्फा, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ थोरियम विल बी लेस देन दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल and their kinetic energies k alpha over k thorium will be as I proved earlier. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मासेज आती है काइनेटिक एनर्जी, तो इट विल बी m थोरियम ओवर m अल्फा. m थोरियम इज 234 AMU एंड m अल्फा इज 4 AMU. सो ये आ गया 58.5. दैट मीन्स k अल्फा इज ग्रेटर देन k थोरियम. देन मोशन ऑफ टू मासेज कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग. अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है, जैसे ये दो मास हैं, एक m1 दूसरा m2, सो दे आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग. ये बीच में स्प्रिंग है. अब मान लो पहले तो ये रेस्ट पे हैं. अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों मासेस को ऐसे कंप्रेस करता हूँ या मैं एक्सटेंड करता हूँ, यानी कि या तो मैं जो स्प्रिंग है उसको कंप्रेस करता हूँ या उसको एक्सटेंड करता हूँ. और जब मान लो मैं कंप्रेस भी करता हूँ, दोनों एक दूसरे के पास आ गई क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो गया और क्योंकि मैंने दबा के रखा हुआ है, इसका मतलब दोनों मासेस की वेलोसिटी कितनी है, 0. इसलिए दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम है 0 है, तो उनका टोटल मोमेंटम ही कितना हो गया, 0. अब मैं उनको छोड़ देता हूँ मासेस को, सो दे विल मूव इन दी opposite directions. Let the velocities of the masses m1 and m2 v be v1 and v2 respectively. Now their total momentum after I release the masses is m1 v1 plus m2 v2 and according to the law of conservation of momentum it must be equal to their
टोटल मोमेंटम बिफोर आई रिलीज दैम दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से v2 आ गया -m1m/m2 इंटू v1, नेगेटिव साइन का फिर वही मतलब है, दे विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शंस। देन यहाँ से v2 और v1 आ गया -m1/m2, दैट मीन्स v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जो कम मास वाला ब्लॉक होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा मास वाला होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। फिर काइनेटिक एनर्जी आपको पता है p²/2m और p आ गया √2mk, और क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ p1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ p2 है, देयरफॉर √2m1k1 इक्वल टू √2m2k2 बिकॉज p इक्वल टू 2m के देयरफॉर k1/k2 इक्वल टू m2/m1। तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। देन सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास दैट इज रॉकेट। In the, you know that the working of a rocket is based upon the law of conservation of momentum। इसमें से आपको पता है जो गैसेज हैं they are ejected in the downward direction, और जितना उनका मोमेंटम नीचे की तरफ होता है उतना ही मोमेंटम मिलता है रॉकेट को इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, एंड देयरफॉर दी रॉकेट मूव्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ दी थ्रस्ट एक्टिंग ऑन दी रॉकेट इज गिवन बाई F इक्वल टू U इंटू dm/dt। अब इसमें हमने ग्रेविटी को निगलेक्ट कर दिया है। U जो है इट इज़ द वेलोसिटी विद विच दी gases eject out of the rocket, and dm/dt is the rate of burning of the fuel, remember this। so F equal to U into dm/dt। then acceleration of the rocket, because acceleration is force over mass, F equal to ma, a आ गया F over m, and this equal to U/m into dm/dt, where m is the mass of the rocket at the given instant। then velocity of the rocket at any instant is given by v equal to v0 plus u log m0 over m to the base e। here v0 is the initial velocity of the rocket which is generally equal to 0, and u is the, as I told you, it is a constant velocity with which the gases come out of the rocket, and this velocity is relative to the rocket। m0 is the initial mass of the rocket, that means mass of the rocket plus mass of the fuel in the beginning, and m is the mass of the rocket left at time t, जिस टाइम पे ये मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आमतौर पे v0 इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे v0 मैं 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा v इक्वल टू u इंटू लॉग m0 ओवर m टू द बेस e। Now, if the effect of gravity is taken into account, then thrust acting on the rocket will be u dm/dt minus weight of the rocket, and you know that weight is m into g. So this formula is for the thrust, that means upward force acting on the rocket, and the acceleration of the rocket equal to force over mass, and that is equal to u by m into dm/dt, और माइनस एम जी ओवर एम करेंगे तो यहाँ पे g बच जाएगा, और जो वेलोसिटी होगी उसकी रॉकेट की एट एनी टाइम t, दैट विल बी इक्वल टू u log m0 ओवर m टू द बेस e माइनस gt। जो पहले मैंने फार्मूला बताया उसमें हमने ग्रेविटी को निगलेक्ट किया था, इसलिए जीटी टर्म नहीं आई थी, लेकिन इफ़ वी टेक इनटू अकाउंट ग्रेविटी आल्सो देन वी विल हैव ए टर्म माइनस जीटी हियर। देन बर्नट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट, जब रॉकेट का पूरा फ्यूल बर्न कर जाता है उस वक्त जो उसकी स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। suppose it is denoted by VB, then VB equal to U into log m0 over mr। यहाँ पे U का मतलब भी सेम जो मैंने आपको बताया, m0 इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट है, दैट इज मास ऑफ द रॉकेट एट टाइम t इक्वल टू 0, और mr जो है जब पूरा फ्यूल बर्न हो गया तो जितना मास बना जिसको हम कह सकते हैं रेजिडुअल मास ऑफ द रॉकेट, so that gives us the burnt out speed of the rocket। So that's all for today। I hope you must have enjoyed my lecture। So ऐसा करना आपने मेरे चैनल को एक तो सब्सक्राइब करना है और दूसरे बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।